दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि साल 2014 की कौन सी खास बात आपको याद है, तो आपका जवाब क्या होगा? किसी को ये ईयर नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से याद आएगा, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तो ईश्वर किसी को आमिर खान की पीके की रिलीज से, अरे पहचाने नहीं का हमका हैं? हम पीके हूँ पीके। कोई इस ईयर को ग्रेट सचिन तेंदुलकर की फेयरवेल नाइट से याद करेगा, तो कोई मंगलयान मिशन के सक्सेसफुल होने से। 3, 2, 1, 0, +1, 2. Liftoff normal. लेकिन दोस्तों, मुझे पर्सनली ये ईयर लेकिन इंडिया में अकर हुए उस सोशो पॉलिटिकल रिफॉर्म से याद आता है जिसके बाद आंध्र प्रदेश से अलग होकर इंडिया के साउथ ईस्टर्न एंड पर एक नए स्टेट का इमर्जेंस हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तेलंगाना की, जिसका जन्म साल 2014 में आंध्रा के बाइफरकेशन से हुआ था। लेकिन तेलंगाना तो दोस्तों इंडिया में बाइफरकेशन या एक बड़े रीजन से सेपरेशन की डिमांड की मांग कर रहे कई सारे रीजन में से बस एक छोटा सा फ्रैक्शन है। असल में तो आज इस तरह की गूंज भारत के अनेकों कोनों में सुनाई दे रही है। उदाहरण के लिए, एक तरफ उत्तर में पूर्वांचल रीजनल डिस्पैरिटी, हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के चलते यूपी से अलग होना चाहता है, कुछ वैसा ही हाल बुंदेलखंड का भी है। और ऐसे ही दूसरी तरफ दक्षिण में तुलु भाषी कल्चरल आइडेंटिटी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को मुद्दा बनाकर कर्नाटका से अलग होने की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों, ये कोई इक्के दुक्के मामले नहीं है, बल्कि ऐसा ही हाल भारत के अनेक राज्यों का है। कोई असम में बोडोलैंड बनाना चाहता है, तो कोई मणिपुर में कुकीलैंड, किसी को महाराष्ट्र से विदर्भ क्रिएट करना है, तो किसी को झारखंड में छोटा नागपुर। यानी दोस्तों, अगर ठीक से देखा जाए तो हमारे देश के कई इलाके जाति जनजाति, अमीरी गरीबी, तरक्की और पिछड़ापन के नाम पर अपनी एक न्यू आइडेंटिटी की डिमांड कर रहे हैं। और ऐसी ही एक डिमांड हाल ही में ममता बनर्जी के होम यानी वेस्ट बंगाल में उठी है। दरअसल दोस्तों, वेस्ट बंगाल के बाइफरकेशन की इस हवा को तूल देने का काम वेस्ट बंगाल के बीजेपी चीफ सुकंता मजूमदार ने किया। मजूमदार, जो फिलहाल बंगाल में बीजेपी चीफ होने के अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी हैं, उन्होंने हाल ही में अपने एक बयान में अंडर डेवलप्ड नॉर्थ बंगाल को नॉर्थ ईस्ट के साथ मर्ज करने का प्रपोजल रखा, ताकि नॉर्थ बंगाल का रीजन, जो गवर्नमेंट नेग्लिजेंस के कारण तरक्की की रेस में बाकी बंगाल से पीछे रह गया है, उसके डेवलपमेंट प्रोसेस को एक्सेलरेट किया जा सके। मजूमदार का कहना है कि नॉर्थ बंगाल वेस्ट बंगाल के पावर सेंटर यानी कोलकाता से काफी दूर है और इसीलिए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने कभी भी इस रीजन पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने इस इशू के ऊपर एक वीडियो भी पोस्ट की है और कहा है कि वो पीएम मोदी से मिले हैं और उन्होंने नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के बारे में उन्हें ब्रीफ किया है। साथ ही उन्होंने नॉर्थ बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बीच सिमिलैरिटी से प्राइम मिनिस्टर को अवगत कराते हुए बताया है कि कैसे दोनों रीजन्स कॉमन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और इसीलिए नॉर्थ बंगाल को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ मर्ज करना जरूरी है, ताकि इस इलाके को नॉर्थ ईस्ट सेंट्रिक गवर्नमेंट स्कीम के तर्ज पर स्पेशल फंड्स प्राप्त हो। मजूमदार को उम्मीद थी कि उनके इस प्रपोजल को स्टेट गवर्नमेंट का भी साथ मिलेगा, मगर हुआ इसका ठीक उल्टा। स्टेट गवर्नमेंट ने न सिर्फ बड़े पैमाने पर उनके इस प्रपोजल का विद्रोह किया, बल्कि इसे एक इशू बनाकर बीजेपी को बंगाल विरोधी बताया। टीएमसी के नेताओं ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी बंगाल को अपने फायदे के लिए तोड़ना चाहते हैं और इसीलिए वो इस आग को मजूमदार के जरिए भड़का रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर किसका पक्ष सही है? अगर बंगाल विभाजन की मांग उठ रही है, तो आखिर क्यों और क्या सच में बंगाल के नॉर्दर्न रीजन के साथ अन्याय हुआ है? क्या है कहानी दोस्तों इस पोटेंशियल बंगाल बाइफरकेशन की? आइए जानते हैं आज। दोस्तों, आजादी के बाद से ही वेस्ट बंगाल भारत के उन बदकिस्मत राज्यों में से एक रहा है जिन्हें वायलेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट का बोझ उठाना पड़ा। उदाहरण के लिए, दार्जिलिंग हिल रीजन गोरखालैंड एजिटेशन के चलते किसी समय नॉन बंगाली नेपाली स्पीकिंग गोरखा पॉपुलेशन के सेपरेटिस्ट मूवमेंट का ग्राउंड बना था। और इसी तरह बैंड मिलिटेंट आउटफिट कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बंगाल और असम को डिवाइड करके कोच राजवंशी कम्युनिटी के लिए कमतापुर के एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रही थी। अब नॉर्थ बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है दोस्तों, जिसके चलते यहाँ के लोग एनईसी यानी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में जुड़ने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल नॉर्थ बंगाल में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार और पार्ट ऑफ नॉर्थ दिनाजपुर, मालदा और साउथ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट जैसे इलाके आते हैं, जो वेस्ट बंगाल के सदर्न पार्ट से काफी डिफरेंट रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल टाइम से ही इस रीजन के कल्चर पर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ प्रॉक्सिमिटी की वजह से अलग प्रभाव पड़ा है। और दोस्तों, यही कारण है कि नॉर्थ बंगाल की कल्पना कॉलोनियल टाइम से ही शुरू हो गई थी। दरअसल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रीजन की अलग पहचान को काफी पहले से ही रिकॉग्नाइज कर लिया था और वो चाहते थे कि इस इलाके को बाकी बंगाल से अलग कर लिया जाए, ताकि यहाँ की डिफरेंट एथनिसिटी और कल्चर के अकॉर्डिंग ही इस रीजन की फ्यूचर पॉलिसी डिसाइड हो।
लेकिन दोस्तों क्योंकि उस दौरान कांग्रेस समेत देश के ज्यादातर ग्रुप्स बंगाल को किसी भी कीमत पर विभाजित नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस रिफॉर्म को नजरअंदाज कर दिया। इंडिपेंडेंस के बाद भी बंगाल को सेपरेट करने की ये मांग यूं ही बनी रही और कभी इसके लिए इलाके की यूनिक नीड्स को कारण बताया गया, तो कभी ये कहा गया कि क्योंकि ये इलाका नेबरिंग कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ऐसे में इसके लिए अलग फ्रेमवर्क बनाया जाए। और दोस्तों इसी तरह रिसेंट डेकेड्स में नॉर्थ बंगाल के सेपरेट स्टेट या यूनियन टेरिटरी स्टेटस की डिमांड रीसर्फेस हुई है और जिसका मेन रीजन था कोलकाता की गवर्नमेंट द्वारा इस रीजन का इग्नोरेंस। दोस्तों लोगों का यहाँ मानना है कि इस रीजन की पॉपुलेशन बाकी वेस्ट बंगाल के मुकाबले काफी कम है और इसीलिए यहाँ से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कम आता है और यही कारण है कि स्टेट गवर्नमेंट इस रीजन को इग्नोर कर देती है। लोगों का आरोप है कि इमेंस पोटेंशियल के बावजूद नॉर्थ बंगाल में ऐसे बहुत सारे इश्यूज को फेस किया जा रहा है जिसकी वजह से उसका प्रोग्रेस हिंडर हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ का रोड और रेल नेटवर्क ग्रोइंग पॉपुलेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए इनसफिशिएंट है और फ्रीक्वेंटली लैंडस्लाइड्स और फ्लडिंग कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है और इसके साथ ही नॉर्थ बंगाल की हेल्थ केयर और एजुकेशन सर्विसेज भी बहुत ही पुअर कंडीशन में है। एग्रीकल्चर इस रीजन की इकोनॉमी की बैकबोन है, लेकिन वो भी लो प्रोडक्टिविटी और इनएडिक्वेट एक्सेस टू मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स एंड मार्केट की वजह से सफर कर रही है। डिवीजन को सपोर्ट करने वाले लोग ये भी बताते हैं कि नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल के बीच इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है और नॉर्थ बंगाल में टी गार्डन और फॉरेस्ट जैसे नेचुरल रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजिक लोकेशन होने के बावजूद यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों उनकी बात में आखिर कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए आइए जरा इस मैप को देखते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 का ये मैप बताता है कि वेस्ट बंगाल के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की पर कैपिटा इनकम कितनी है। इस मैप को ध्यान से एनालाइज करने पर आप ये पाएंगे कि जहां दक्षिणी दिनाजपुर, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम वेस्ट बंगाल में वन ऑफ द लोएस्ट है, वहीं साउथ बंगाल के ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स की पर कैपिटा इनकम रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा है। अगर दार्जिलिंग एक एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए जिसकी पर कैपिटा इनकम टी गार्डनिंग और टूरिज्म के चलते बाकी के नॉर्थ बंगाल से ज्यादा है, तो आप पाएंगे कि कैसे ये नंबर दर्शाता है कि नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल के बीच इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का फासला किस कदर बढ़ गया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इसका क्या कारण है। दोस्तों रिसर्च करने पर पता चलता है कि नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल के बीच प्रेवलेंट डिस्पैरिटी की सबसे पहली वजह है दोनों जगहों की अलग अलग ज्योग्राफी। साउथ बंगाल में गंगा रिवर प्लेन सिचुएटेड है जिसकी वजह से रीजन हाईली फर्टाइल है और इसीलिए यहाँ की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी काफी ज्यादा है। इसी के साथ साउथ बंगाल के पास बे ऑफ बंगाल का डायरेक्ट एक्सेस भी है जिसके चलते यहाँ कोलकाता, हल्दिया और कुल्पी जैसे कई इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो न सिर्फ इन रीजन्स को इंटरनेशनल मार्केट से सीधा जोड़ते हैं बल्कि इसके लिए देश के बाकी राज्यों के साथ व्यापार करना भी आसान हो जाता है। और यही वजह है कि यहाँ का ट्रेडिंग इकोसिस्टम काफी अच्छे से डेवलप हुआ है और बाकी नॉर्थ बंगाल के केस में ये कहानी उल्टी नजर आती है। आज वेस्ट बंगाल की मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में ही है और यही कारण है कि नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल में एम्प्लॉयमेंट रेशियो में भी काफी वास्ट डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और दोस्तों ये प्रेवलेंट डिस्पैरिटी ही वो वजह है जिसके चलते नॉर्थ बंगाल की पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट के साथ इंटीग्रेट होना चाहती है। लेकिन ये डिमांड सिर्फ एक पब्लिक डिमांड नहीं है दोस्तों, और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी के सुकंता मजूमदार जो खुद साउथ दिनाजपुर की बलूर घाट लोकसभा सीट से री इलेक्ट हुए हैं, वो इस डिमांड को ढाल बनाकर नॉर्थ बंगाल के कोर सपोर्ट को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। दरअसल लास्ट इलेक्शंस में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को स्टेट में डोमिनेट किया है, लेकिन नॉर्थ बंगाल एक ऐसा रीजन है दोस्तों जहां बीजेपी का वोटिंग परसेंट रिलेटिवली हाई रहा है। और अब उनका मानना है कि नॉर्थ बंगाल की सेपरेशन की डिमांड के जरिए ममता बनर्जी को बैकफुट पर ढकेलना आसान हो सकता है और इसीलिए वो यहाँ इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को फ्यूल कर रहे हैं। बंगाल का बाइफर्केशन नहीं चाहने वाले लोगों का कहना है कि बीजेपी ऐसे ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट पहले भी बंगाल में रन कर चुकी है और उनका कहना है कि पहले भी गोरखास और राजवंशी कम्युनिटीज ने बीजेपी को डायरेक्टली सपोर्ट किया था जिसका उसे इलेक्शन में फायदा भी मिला था। बीजेपी ने 2019 के बाद से दार्जिलिंग लोकसभा सीट को 4 बार जीता है और 2019 में पहली बार कूच बिहार सीट को भी जीता जो सभी नॉर्थ बंगाल का पार्ट है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में जो 12 सीटें बीजेपी ने जीती थी उसमें से 6 सीट्स नॉर्थ बंगाल से ही थी, यानी दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, बलूरघाट, रायगंज और मालदा उत्तर। ऐसे में उन लोगों का मानना है कि नॉर्थ बंगाल की इकोनॉमिक डिस्पैरिटी तो बस एक बहाना है और असल में बीजेपी सिर्फ खुद को नॉर्थ बंगाल में और स्ट्रॉन्ग करना चाहती है ताकि फ्यूचर में बंगाल को अपने कंट्रोल में किया जा सके। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है दोस्तों ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर नॉर्थ बंगाल को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ क्लब होने से उसे कौन कौन से फायदे मिलेंगे।
बेनिफिट्स ऑफ मर्जर। दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में मर्ज होने से नॉर्थ बंगाल को क्या फायदा होगा, इस बात को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल क्या है। दरअसल दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के उन स्टेट्स को रखा गया है जहां ना रिसोर्सेज हैं और साथ ही जहां के लोग सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर पर काफी बैकवर्ड रह गए हैं। इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए दोस्तों 1972 में इस काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया था और पहले इस काउंसिल में सिर्फ 7 स्टेट्स थे, यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। लेकिन 2002 में सिक्किम को भी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया क्योंकि इस हिमालयन स्टेट की प्रॉब्लम्स भी नॉर्थ ईस्ट जैसी ही थी। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट से फंड मिलता है दोस्तों, जिससे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फंड किए जाते हैं और ये प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में आने वाले 7 स्टेट्स प्लस सिक्किम की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। बीजेपी चाहती है कि नॉर्थ बंगाल को भी इसी काउंसिल में ऐड कर दिया जाए और उनका मानना है कि नॉर्थ बंगाल, जिसमें कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, अगर इसे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के डेवलपमेंट रिव्यू के अंदर लाया जाए तो ये रीजन सिक्किम से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक पूरे लैंडमास को एक ज्योग्राफिकल एंटिटी में कन्वर्ट कर देगा, ताकि इस पूरी एंटिटी के लिए अलग से कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के प्लान्स को फॉर्मुलेट किया जा सके। इसी तरह नॉर्थ बंगाल के नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में आने से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को भी फायदा होगा और दरअसल नॉर्थ बंगाल का मेजर पार्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर आता है, जिसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन्स नेक के पास पड़ता है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को रेस्ट ऑफ द इंडिया से जोड़ने का काम करता है और इसके साथ ही दोस्तों ये कॉरिडोर इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के साथ म्यांमार से कनेक्ट करता है। लेकिन इस कॉरिडोर के नेबरहुड में बांग्लादेश और चाइना जैसे नेशंस पड़ते हैं जहाँ से कभी भी सिचुएशन वॉलेटाइल बन सकती है। इसीलिए इस रीजन को सेफ एंड सिक्योर रखने के पर्सपेक्टिव से यहाँ के डेवलपमेंट पर फोकस करना जरूरी है, जो सिर्फ इसकी यूनिक नीड्स को नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स की तरह सेपरेटली एड्रेस करके ही हो सकता है। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए अब ये भी जरूरी है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को साउथ ईस्ट एशिया के ब्रिज के रूप में डेवलप किया जाए। लेकिन दोस्तों ये सब तभी हो पाएगा जब नॉर्थ बंगाल इंडिपेंडेंटली रिसोर्स्ड हो। दोस्तों, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हिमालयन रेंज का पार्ट है और यहाँ के एथनिक ग्रुप्स सिग्निफिकेंट कल्चरल और एथनिक सिमिलैरिटीज को शेयर करते हैं। उदाहरण के लिए दार्जिलिंग और सिक्किम की पॉपुलेशन लेप्चास, भूटियाज और नेपाली जैसी एथनिक ग्रुप से मिलकर बनती है और उनके शेयर्ड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताते हैं कि वो कॉमन एंसेस्ट्री के हैं। दार्जिलिंग से लेकर कालिम्पोंग, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों की लाइफस्टाइल माउंटेनियर एनवायरनमेंट के हिसाब से क्लोजली लिंक्ड है और जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर और अलीपुरद्वार जैसे नॉर्थ बंगाल के एरिया असम के साथ कल्चरली काफी कनेक्टेड हैं। राजवंशी, आदिवासीज और बोडोज एंड रावा जैसी ट्राइबल कम्युनिटीज भी नॉर्थ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं और अगर हम लैंग्वेज को भी देखें तो नॉर्थ बंगाल में बंगाली के साथ असमीज भी वाइडली बोली जाती है, जो ये बताता है कि ये ग्रुप कई सेंचुरी से अपना कल्चर शेयर कर रहे हैं। इसके साथ दार्जिलिंग और कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल के हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ की टेरेन के हिसाब से रेसिडेंट्स के चैलेंजेस अलग हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट इनके चैलेंजेस को वन साइज फिट्स ऑल वाली पॉलिसी से एड्रेस करना चाहती है, जो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में बंगाल बाइफर्केशन का समर्थन करने वालों का कहना है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में जुड़ने के बाद से इन सभी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सकता है और साथ ही जब से बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है तब से बंगाल विभाजन का मुद्दा और गर्मा गया है। नॉर्थ बंगालीज का ये कहना है कि बांग्लादेश से हो रहा इमिग्रेशन एक हार्डकोर रियलिटी है जो स्टेट की डेमोग्राफी को तेजी से बदल रही है और ऐसे में जब हमारा ये पड़ोसी मुल्क पूरी तरह से अराजकता के चंगुल में फंस गया है तो यहाँ से हो रहा इमिग्रेशन और इंटेंसिफाई होगा, जिसका खामियाजा नॉर्थ बंगाल को चुकाना पड़ेगा और ऐसे में वो चाहते हैं कि उन्हें बंगाल से अलग कर दिया जाए ताकि नई गवर्नमेंट की लीडरशिप में वो अपनी बॉर्डर को इंटैक्ट कर सके। और दोस्तों, अब बंगाल विभाजन का कारण इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो या कल्चरल डिफरेंसेस, ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि जब से मजूमदार का ये प्रपोजल सामने आया है तब से वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में राजनीति का एक अलग दौर शुरू हो चुका है। पॉलिटिक्स अराउंड द इशू। दोस्तों, इस प्रपोजल के साथ बहुत सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस जुड़े हैं क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और डिफरेंट लीडर्स का इस मुद्दे पर बहुत ही अलग अलग स्टांस है। अगर वेस्ट बंगाल की रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस को देखें तो उन्होंने बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक करते हुए उसे एक एंटी बंगाल पार्टी का टैग दे दिया है और टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने नॉर्थ बंगाल की सभी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो जल्द से जल्द सड़कों पर उतरें और बंगाल को डिवाइड करने वाले मूवमेंट के खिलाफ आवाज उठाएं। टीएमसी के सीनियर स्पोक्स पर्सन कुणाल घोष ने कहा है कि बीजेपी लंबे समय से बंगाल को डिवाइड करने का प्लान बना रही है और ये प्रपोजल भी बीजेपी के गेम प्लान का एक हिस्सा है। इसी तरह टीएमसी के राज्यसभा एमपी सुखेंदु शेखर राय का कहना है कि ये यूनियन मिनिस्टर का सेशनिस्ट मूव है और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है और नॉर्थ बंगाल वेस्ट बंगाल का इंटीग्रल पार्ट था और हमेशा रहेगा।
प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर नहीं है कि वो इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड को एक्सेप्ट करें, और बीजेपी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि 2011 के बाद से सभी इलेक्शंस में उसे करारी हार मिली है। इसी के साथ टीएमसी ने बंगाली सब नेशनलिज्म का इस्तेमाल करके बीजेपी के हिंदुत्व को भी टारगेट किया है, क्योंकि टीएमसी ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बोहिरघातो यानी आउटसाइडर बताया है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहां रूलिंग पार्टी इसका विद्रोह कर रही है, वहीं कई लोग खुलकर इस प्रपोजल का सपोर्ट भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए दार्जिलिंग के एमपी राजू बिस्ता ने कहा कि मजूमदार का प्रपोजल दार्जिलिंग के लोगों की आवाज है और हमारा कल्चर और लैंग्वेज नॉर्थ ईस्ट से बहुत ज्यादा सिमिलर है और जोग्राफिकली भी हम नॉर्थ ईस्ट के साथ ही ज्यादा अलाइन है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम हिस्टोरिकली स्टेट बजट में बहुत ज्यादा इग्नोर किए गए हैं और मुझे लगता है कि इस डिमांड को सीरियसली कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि टीएमसी ने नॉर्थ बंगाल को हमेशा से लूटा है। तो दोस्तों, क्या बीजेपी इस पूरे प्रपोजल को सपोर्ट कर रही है? जी नहीं दोस्तों, असल में बीजेपी लीडर सुकंता मजूमदार के इस प्रपोजल पर बीजेपी दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, और कई लीडर्स ने जहां सुकंता को सपोर्ट करते हुए कहा है कि उनके वर्ड्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बंगाल के डिवीजन की नहीं बल्कि नॉर्थ बंगाल को नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में जोड़ने की बात कही है, वहीं कई लीडर्स ओपनली सुकंता के इस प्रपोजल को सपोर्ट भी कर रहे हैं। राज्यसभा एमपी समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि ये सब फॉल्स प्रोपेगेंडा है और पार्टी बंगाल का डिवीजन नहीं चाहती है, और उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी वेस्ट बंगाल के ओवरऑल डेवलपमेंट में बिलीव करती है और चाहती है कि वेस्ट बंगाल की ज्योग्राफिकल बाउंड्री इंटैक्ट रहे। वहीं दोस्तों, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स ने इस प्रपोजल पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है, और ऐसे में ये समझना काफी मुश्किल है कि असल में बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप का इस प्रपोजल पर क्या स्टैंड है। कंक्लूजन दोस्तों, नॉर्थ बंगाल को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में क्लब करने के इस प्रपोजल ने एक नई डिबेट की शुरुआत कर दी है, और धीरे धीरे इसकी वजह से बीजेपी और टीएमसी के बीच नई टसल्स की शुरुआत देखने को मिल सकती है। और ऐसे में आपका क्या विचार है? क्या सच में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को देखते हुए नॉर्थ बंगाल को वेस्ट बंगाल के बाकी सदर्न रीजन से सेपरेट कर देना चाहिए? जरूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में।